एंग्लो नॉर्मन पीरियड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 450 से 1066 तक हम आ गए थे, है ना। 450 एडी से 1066 एडी तक आ गए थे। 571 ईस्वी में मोहम्मद साहब का भी जन्म हो गया था सऊदी अरब में, है ना। चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है ईसाइयों में और मुसलमानों में, और उसकी बहुत बड़ी छाप हमारे इंग्लिश लिटरेचर में पड़ेगी। तो चीज़ों को पैरेलल लेके चलेंगे। 450 से 1066 तक हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड कहलाया था, क्योंकि वहाँ पर एंगल्स थे और सेक्शंस थे, और बेसिकली दो भाषाएं डेवलप हो चुकी थी, एक लैटिन और दूसरी इंग्लिश। लैटिन भाषा एरिस्टोक्रेटिक क्लास की थी, राजाओं की क्लास की थी, मतलब बड़े लोग जो प्रेस्टिजियस अपने आप को समझते थे वो लोग बोलते थे लैटिन, और जो कॉमन पीपल की भाषा थी वो थी ओल्ड इंग्लिश। अभी ओल्ड इंग्लिश है, अभी मॉडर्न इंग्लिश जो हम पढ़ते हैं वो वाली नहीं आई है, केवल ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। इसके बाद जब हम 1066 में आते हैं तो 1066 में उस समय इंग्लैंड के अंदर हैरोल्ड गॉडविंसन राजा थे। हैरोल्ड गॉडविंसन 1066 में ये राजा थे, और अब इंग्लैंड पर एक और आक्रमण होता है, और वो आक्रमण होता है फ्रांस का। फ्रांस का ये ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है, नॉर्मंडी एक जगह है, इसी के नाम से नॉर्मन वर्ड आया। ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो कि नॉर्मंडी के थे, ये फ्रांस के अंदर एक प्लेस है। यहाँ के राजा जिनका नाम था विलियम इंग्लैंड पर चढ़ाई करते हैं, और ये चढ़ाई, इस जंग को कहा गया बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो लड़ी गई थी वो हैरोल्ड गॉडविंसन द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी द ड्यूक ऑफ फ्रांस, सही है, उसमें लड़ी गई थी, जिसमें जीत होती है विलियम को। इसके बाद विलियम द कॉन्क्यूरर कहा गया। विलियम ने पहली बार, अब फ्रांस के लोग इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं, ठीक। पहले गेल्स थे, ब्रिटन्स थे, आइबेरियंस थे, उसके बाद एंग्लो सैक्सन ज्यूट्स आए, मिक्सअप हुए, रोमन इस बीच में थे, और सारा मिक्सअप लिटरेचर हो गया था, कल्चर भी मिक्सअप हो गया था, और क्रिश्चियनिटी भी आ गई थी, बाइबल भी आ गई थी। इन लोगों की बहुत सारी सोच बदल रही थी। लैटिन और इंग्लिश का वर्चस्व था, अब एक नई भाषा और उसको बोलने वाले लोग आ गए। और जब ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी इंग्लैंड में आए तो इनका नाम था विलियम, इनको कहा गया विलियम द कॉन्क्यूरर, विजेता, फाती, विलियम विजेता। जब इन्होंने इंग्लैंड पर शासन किया तो उसके बाद कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो जिधर भी पावर होती है उधर ही चले जाते हैं। ये जानते थे कि यहाँ के लोग, अब ये फ्रांस, अब राजा फ्रांस का था, तो जाहिर सी बात है फ्रांस के ही जितने भी रीति रिवाज थे, जितनी कल्चर थे, जितना लिटरेचर था, वो अब थोपने के लिए तैयार था इंग्लैंड के ऊपर, ठीक। फ्रांसीसी भाषा को वरीयता दी गई। उससे पहले दो भाषाएं, पहले से दो भाषाएं इंग्लैंड के अंदर थी, और वो दो भाषाएं थी हमारी ओल्ड इंग्लिश जो पहले से बोली जा रही थी, लैटिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इंग्लिश के लिए बहुत बड़ा काम किंग अल्फ्रेड कर चुके थे, ठीक है। किंग अल्फ्रेड इंग्लिश के लिए बहुत बड़ा काम कर चुके थे। उन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा, क्रॉनिकल्स इतिहास को कहते हैं। उन्होंने एंग्लो सैक्सन का इतिहास लिखा, कैसे आइबेरियंस आए, कैसे कौन गेल्स थे, कौन एंगल्स थे, कौन ब्रिटन थे, सारी चीज़ें, सभी चीज़ की। और जितना भी लैटिन लिटरेचर था
सारा का सारा लैटिन लिटरेचर, खास तौर पे बेडी का इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश कल्चर को सरवाइव किया था, पुनर्जीवित किया था इंग्लैंड के अंदर। जो मेहनत इन्होंने इस लैंग्वेज के साथ की थी, अब उसके साथ छेड़छाड़ होनी थी। और जैसे ही ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, विलियम द कन्क्वेरर आए, अब इंग्लिश के अंदर फ्रांस का मेल होने लगा। यानी ओल्ड इंग्लिश जिसके अंदर पहले से ही लैटिन के वर्ड्स थे, है ना, जो इंग्लिश ओल्ड थी वो, उस इंग्लिश के अंदर अब फ्रेंच लैंग्वेज और मिल जाती है। इस ओल्ड इंग्लिश जिसके अंदर पहले से लैटिन वर्ड्स थे, ठीक है, लैटिन रूट्स थे, इस नई इंग्लिश के अंदर एक और लैंग्वेज मिल जाती है। और इस लैंग्वेज के मिलने के बाद बहुत सारे फ्रेंच के वर्ड्स, फ्रेंच के रूट्स, मेंशन एक ऐसा वर्ड था जो फ्रेंच से आया था। अब तक मेंशन के बारे में, जो महल या दुर्ग होता है, उसके बारे में लोग जानते नहीं थे। तो नए नए फ्रेंच वर्ड्स इस नई लैंग्वेज में मिले और उसके बाद एक नई इंग्लिश का जन्म हुआ और वो कहलाई मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश, अभी हम मिडिल इंग्लिश की तरफ हैं, ठीक है। मिडिल इंग्लिश, अब ये पीरियड मिडिल इंग्लिश का था, यानी इस समय फ्रेंच भाषा को ज़्यादा प्रेस्टीज मिलता था, सम्मान मिलता था, रेपुटेशन मिलती थी, है ना, और इंग्लिश और लैटिन को दोयम दर्जे पे रखा जाता था। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे उनको एलीट क्लास में रखते थे, समाज की अपर लेवल की क्लास रखते थे। इस ज़माने में फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, एरिस्टोक्रेटिक लोगों की भाषा बनी फ्रेंच, ठीक है। और लैटिन और इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, जो लोअर क्लास हैं या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी भाषा बनी। अब देखिए 450 से 1066 कहलाया एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। अब 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद 1204 तक का समय कहलाया एंग्लो नॉर्मन। यानी अब एंगल्स इंग्लैंड के अंदर एंगल्स हो गया, यानी अंग्रेजी भाषा प्लस नॉर्मंडी की भाषा यानी फ्रेंच भाषा, नॉर्मन लैंग्वेज यानी फ्रेंच लैंग्वेज की बात करेंगे हम। तो जब ये एंग्लो और नॉर्मन आपस में मिले तो ये नई एज बनी, एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहलाया। ये असल में मिडिल एज, जिसको हम मेडिवल एज कहते हैं, मध्यकाल, अंग्रेजी साहित्य का मध्यकाल की अब शुरुआत थी। इसको हम बिगिनिंग ऑफ मिडिल एज कहेंगे। और इस मिडिल एज को भी हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, मिडिल एज को भी हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। और वो 3 हिस्से ये हैं हमारे। एक हिस्सा बिफोर चौसर कहलाया जाएगा, यानी चौसर से पहला, चौसर से पहला एज। यानी अगर हम 1066 से 1340 की बात करें, 37 भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। कोई भी एज किसी एक डेट को शुरू या ख़त्म नहीं होती है। 1066 से 1340 के समय को हम अलग से पढ़ेंगे। 1340 से 1400 तक का समय हमारा एज ऑफ चौसर कहलाता है। एज ऑफ चौसर एक बड़ा कवि यहाँ पर बन के उभरेगा। उसके बाद आफ्टर चौसर 1400 से हम 1558 तक के समय को हम एज ऑफ चौसर, या इसे हम रिवाइवल की एज भी कहेंगे। इसके अंदर यहाँ से अब हमारी रिनाइसेंस शुरू होगी। यानी हम इस मिडिल एज को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, नॉर्मली 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं बिफोर चौसर। आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एज बिफोर चौसर, यानी 1066 से
1346। लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुए, कल्चर में क्या डेवलपमेंट आया, लैंग्वेज के क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या लैंग्वेज थी, क्या डेवलपमेंट हुआ, खास तौर पे इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, कौन कौन से मेजर टाइप्स, मेजर राइटर्स इसमें हुए, कौन कौन सी मेजर राइटिंग्स उनकी थी, किस टाइप का लिटरेचर लिखा गया, क्या इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर पड़ा, ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। देखो वापस आते हैं, अब एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है पूरे यूरोप के अंदर। ठीक, मैंने बताया था 571 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हो गया सऊदी अरब के अंदर, और 63 साल के बाद इनका देहांत भी हो जाता है। यहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई है, इस्लाम धर्म की शुरुआत यहाँ से हुई है। और शुरू में सबसे पहले ये मदीना के अंदर था, मदीना एक शहर है, उसके बाद इसे सारी दुनिया में फैलना था। ठीक है, अगर हम एंग्लो सैक्सन की बात करें तो 450 में हमारा वो एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म हो गया था। तो एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन की तरफ चलते चलते, यानी 450 से 1066 की तरफ चलते चलते दो बड़ी ताकतें एग्जिस्टेंस में आ गई थी इस दुनिया के अंदर। मुस्लिम धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, विस्तारवादी दृष्टिकोण है दोनों ही धर्मों का। ईसाई लोग भी समझते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, मुसलमान भी समझते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है। इस वक्त धर्म की शुरुआत थी, तो ये वास्तविकता से धर्म के प्रिंसिपल्स पर काम कर रहे थे। इस्लाम धर्म के लोग जो फॉलोवर्स थे मोहम्मद साहब के, उनके बाद इस्लाम धर्म के लोगों को एक मतलब संगठित करने के लिए एक खलीफा की नियुक्ति हुई। खलीफा मतलब हेड, यानी पूरी कौम का हेड नियुक्त किया गया। एक हेड के बाद दूसरे हेड, दूसरे के बाद तीसरे हेड, तो खलीफाओं के बाद खलीफा आते गए। मोहम्मद साहब के जो करीब के खलीफा थे वो बहुत बढ़िया थे, एकदम 100% वो मुसलमानों के प्रिंसिपल्स पर 100% वो उनको फॉलो करते थे। सत्ता जैसे आई, ताकत जैसे आई, तो शैतान की एंट्री भी हुई, और जब ताकत आई तो फिर उसका दुरुपयोग भी होना शुरू हुआ। 571 से 700 इधर 700 तक आते आते विस्तारवादी नीतियां मुस्लिम धर्म की वो आगे बढ़ी। इसी दौरान ईसाइयों को ऐसा लगा कि ईस्ट मतलब पूरब की तरफ जो ये मुस्लिम धर्म प्लस इधर हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ऊपर चाइना के अंदर अलग धर्म था, उनका धर्म अलग था। तो इन धर्मों पर नज़र थी ईसाइयों की। ईसाई इंग्लैंड में पहुंच चुके थे। जब सैक्सन्स आए इंग्लैंड के अंदर, तो इंग्लैंड के अंदर कोई भी ईसाई नहीं था। एंग्लो सैक्सन जब आए इंग्लैंड के अंदर कोई ईसाई नहीं था। ये आए, इनके अंदर एक सेंट ऑगस्टीन आए। ऑगस्टीन ने धर्म का प्रचार किया, और उन्हीं की वजह से तकरीबन 600 साल के अंदर, यानी 12वीं शताब्दी तक आते आते इंग्लैंड के अंदर बाकी कोई और धर्म नहीं बचा, सिर्फ ईसाई। 600 से 1200 तक का समय अब एक नए बहुत बड़े धर्म युद्ध की तरफ जा रहा है, जिसे ईसाइयों में कहा गया क्रूसेड। मुसलमानों के धर्म युद्ध को कहा जाता है जिहाद। मुसलमानों के धर्म युद्ध को कहा जाता है जिहाद। ईसाइयों के धर्म युद्ध को, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है ईसाइयों के लिए, ईसाइयों में होता है, उसका नाम होता है क्रूसेड। तो जिहाद और क्रूसेड अब दोनों पैरेलल चलेंगे।
ठीक है। जिहाद लेड बाय द मुस्लिम, जिहाद मुस्लिम लीड कर रहे थे, और क्रूसेड ईसाई। क्रूसेड भी यही था कि वो अपने धर्म की शिक्षा देते थे, जो लोग नहीं मानते थे उनसे वो लड़ते थे, उनसे लड़ते थे। वो लड़ाई, वही लड़ाई क्रूसेड कहलाई, ठीक है। वही काम मुसलमानों का था, वो भी अपने धर्म की शिक्षा देते थे, जो लोग नहीं मानते थे परेशान करते थे, उनसे लड़ाई होती थी। जो जीत जाता था उसको दूसरे की बात माननी पड़ती थी। ईसाइयों के क्रूसेड में और मुसलमानों के जिहाद में ये फ़र्क था कि जब ये क्रूसेड ईसाई जीतते थे तो ये बहुत निरंकुश और अत्याचारी हो जाते थे दूसरे धर्मों पर। क्रूसेड के अंदर ये ड्रॉबैक था कि जब ये जीतते थे तो जिस कौम पे उन्होंने जीत हासिल की उस कौम को हर हाल में इनका धर्म ही मानना था, ठीक। इसी दौरान इस वक्त जो इनके लिए सबसे बड़ा एक तरह से शासित वर्ग था इनके लिए, और वो थे ज्यूज, यहूदी लोग। मैंने बताया था ईसाइयों से पहली कौम यहूदी थी। यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने बताया था उनकी कौम थी, जो मूसा को मानने वाले थे। पैरालोस में भी है उसका जिक्र। कोहे तूर नामक एक पहाड़ी पर उनको धर्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको मानने वाली कौम कहलाई ज्यूज, यहूदी कहलाई। जेहोवा इनका मतलब इनके लिए एक बड़ा टाइटल था जिसको ये मानते थे, जेहोवा। क्रूसेड जो शुरू हो रहा था वो ज्यूज को क्रिश्चियन बनाने के लिए हो रहा था, ज्यूज को क्रिश्चियन बनाने के लिए होता। अब जब ये ज्यूज स्पेन के अंदर जो ज्यूज होते हैं उन पर ईसाइयों का ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार होने लगा। 600 से 700 तक आते 600 से 700 तक। इस दौरान क्या हुआ, जब ये मिडिल एज की शुरुआत हुई, फ्रांस के लोग इंग्लैंड के अंदर आए। जितना भी लिटरेचर था वो या तो लैटिन भाषा में लिखा हुआ था या ग्रीक भाषा में लिखा जा रहा था, ठीक, या उसकी ट्रांसलेशन फ्रेंच भाषा में थी। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो सारे एलीट फैमिली के थे। समाज का ऊपर का तबका होता है ये। अभी तक केवल पढ़ने का अधिकार चर्च के क्लर्जीमैन को था, चर्च के पादरियों को ही था। धर्म की शिक्षा देने का अधिकार, धर्म की किताबों को पढ़ने का अधिकार केवल क्लर्जीमैन के पास था। साधारण लोगों के अंदर वो शिक्षा नहीं आ रही थी। साधारण लोग वैसे भी, कोई भी अगर मान लो कुरान को पढ़ना शुरू करें हम लोग, या भगवत गीता को, या ऋग्वेद को, या बाइबिल को पढ़ना शुरू करें तो साधारण आदमी उसको नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। ये सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं इनको पढ़ने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही सेंटेंस के कई सारे मतलब निकल सकते हैं, और जो भी मतलब आदमी अपने हिसाब से फिट कर लेता है उसी के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। तो बाइबिल अभी साधारण लोगों की पहुंच में नहीं थी। केवल क्लर्जी मैन ही केवल इसको जानते थे। क्रूसेड हुआ, धर्म युद्ध हुआ। 700 के आते आते ज्यूज पर अत्याचार बढ़ा। उसकी वजह क्या थी, यहाँ पर स्पेन का राजा था फर्डिनेंड। स्पेन का राजा फर्डिनेंड था और ये बेहद निरंकुश राजा हो चुका था। वजह ये थी कि राजा के अंदर, राजशाही के अंदर चर्च का ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप होने लगा। यानी
रोम का पोप, अभी तक कैथोलिक धर्म चल रहा है, रोम का पोप धर्म का हेड होता था। जिस तरह से मुसलमानों में खलीफा हेड होता था, जो खलीफा कहता था मुसलमानों के बाकी सारे देशों के हेड्स को उसकी बात माननी पड़ती थी। ठीक इसी तरह से रोम का पोप ईसाई धर्म का हेड, जो भी पोप कहता था, एक तरह से शरीयत के कानून, जैसे मुसलमानों में शरीयत के कानून चलते थे, ऐसे ईसाइयों में ईसाइयत के कानून पोप के ज़रिए चलते थे। अब पोप को पूरा अधिकार था। ठीक, पोप ने राजशाही के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अपनी जो मूलभूत शिक्षाएं थी ईसाई धर्म की, उससे वो भटक गए। ताकत हुई, राजा को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ठीक, ड्यूक फर्डिनेंड शराब के नशे में रहता, अपनी प्रजा पर बेहद अत्याचार करता। इसके ज़माने में जो माइनॉरिटी में थे ज्यूज़ जो माइनॉरिटी में थे, उन ज्यूज़ पर इतना ज़्यादा अत्याचार करता है कि इन लोगों का यहाँ पर रहना दुश्वार हो जाता है। अब यहाँ पर एक और रीति रिवाज प्रचलन में थी। किंग फर्डिनेंड के महल के अंदर जितने भी बड़े तबके के लोग थे, मतलब जितने भी राज परिवार या राज दरबारी जो बहुत ही रिनॉन्ड पोजीशन पे रहते थे, चाहे वो सेना का सेनाधिकारी हो या वो बड़ा दरबारी हो, महामंत्री, मंत्री वगैरह हो, इन सब को अधिकार था कि अपने बच्चों की परवरिश वो राजा के महल में कर सकते थे। जैसी परवरिश राजा के बच्चों की होती थी, वैसी परवरिश इन लोगों की भी, ये हाई जो ऑफिशियल्स होते थे, इनकी भी होती थी। ये एक अच्छी प्रथा थी, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होने लगा। अब इसमें किंग फर्डिनेंड के राज्य में जो उसका सेनापति था, उसके बच्चे भी राजमहल में पढ़ते थे। और ख़ास तौर पे उसकी एक लड़की जब राजमहल में पढ़ती थी, बहुत सुंदर लड़की थी वो, उस सुंदर लड़की पर राजा फर्डिनेंड की गलत नज़र पड़ती है और एक दिन वो मौका पा करके फर्डिनेंड उसकी बेटी के साथ उसका रेप कर देता है। जब इसका पता सेनापति को होता है तो वो बहुत दुखी होता है, लेकिन वो राजा से टक्कर नहीं ले सकता है। उसको मालूम होता है कि यदि इस राजा से हमें छुटकारा कोई दिला सकता है तो फिर वो है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान और ईसाई आपस में दुश्मनी थे। ठीक, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पुरानी कहावत है। फर्डिनेंड का सेनापति मुसलमानों के पास जा करके मक्का के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जाता है और अपने राज्य की सारी हकीकत को बताता है। ये एक ईसाई था। ठीक है, अब वहाँ के जो खलीफा होते हैं उनको इसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। वो अपने 500 लड़ाके स्पेन भेजते हैं ये जानकारी करने के लिए कि वहाँ का हाल क्या है। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो जो कहानी इसने सेनापति ने बताई थी वो सच में लगती है। और वो बताते हैं कि औरतों का, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, ज्यूज़ को जिंदा जला दिया जाता है, बहुत बुरी तरीके से ज्यूज़ पर अत्याचार हो रहा है और वास्तव में उस राज्य को मदद की ज़रूरत है। तो मुस्लिम खलीफा मोहम्मद इनको फाती कहते हैं। मोहम्मद फाती का मतलब द कन्क्वेरर, जैसे विलियम द कन्क्वेरर था, ये फाती। मोहम्मद की लीडरशिप में ये अपनी एक सेना को स्पेन पहुंचा देते हैं। अब मोहम्मद फाती को ख्वाब दिखता है रात को, उसमें मोहम्मद साहब उससे कहते हैं कि तुम स्पेन पर जीत हासिल कर लोगे। जब वो सुबह उठता है तो उसे वो श्योर हो जाता है कि अब हम यहाँ से जीत ही जाएंगे, क्योंकि जो मोहम्मद साहब की बात
जो ख्वाब में उन्होंने कही है वो गलत नहीं हो सकती, ऐसा उनका विश्वास था। सुबह होती है और वो अपने जितने भी सैनिक थे उन सभी से ये कह देते हैं कि हमारी जितनी भी नौका जहाज हम लेके आए हैं इन सब को जला दिया जाए। मतलब मुसलमानों ने, ये मोहम्मद फाती जो थे, इन्होंने अपने साथियों से ये कह दिया कि जितनी नौकाएं हैं वो सारी जला दी जाएं, अब हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं लड़ेंगे, मरेंगे, चाहे हमारी यहीं कब्र बने। मतलब ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला था उनके लिए। मुट्ठी भर मुसलमान थे और एक बड़ा लश्कर ईसाइयों का था। ईसाई अभी तक पूरे ताकतवर थे, ठीक है। होता क्या है, फर्डिनेंड इनको देख करके हंसता है कि ये हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। वो हंस जाता है इन पर। लड़ाई होती है और उसमें विजय मुसलमानों की होती है। मोहम्मद फाती की विजय होती है। फाती ने यह कह दिया था कि किसी भी औरत और बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मुसलमानों के वो सारे अप्लाई किए जाने चाहिए। स्पेन को फतह किया गया। स्पेन पूरी तरह से मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। अब इस बात का पता खलीफा को देना था। इंटरनेट का ज़माना नहीं था, फ़ोन का ज़माना नहीं था। जाके ही घोड़े से ही जाके जाना होता था। तो जब ये आए तो उस वक्त वो खलीफा की लगभग मतलब वो मरणासन स्थिति में थे, मृत्यु होने वाली थी। अब देखिए विकार चल रहा है मुसलमानों के बीच में। जो दूसरे खलीफा बनने हैं उन्होंने ये कह दिया, अभी आप ये स्पेन की जीत की न्यूज़ बताना नहीं किसी को, जब मैं बन जाऊंगा तो तब बताना, तो ये मेरे नाम लिखी जाएगी कि स्पेन पर फतेह फला खलीफा के दौर में की गई। वो ऐसा मानते नहीं हैं और आकर के वो बता देते हैं। बाद में जब वो खलीफा बनता है तो उनके साथ मतलब उनको जेल में डाल दिया जाता है। बताने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। मतलब जिसने ये फतह की उसका ये सिला उसको मिलता है कि उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब मुसलमानों के अंदर अब कमियां आनी शुरू हो गई, ठीक है। स्पेन के अंदर 701 में मुसलमानों की फतह हो गई ईसाइयों के साथ। अब दुश्मन हो गए, ठीक है। अब ये धीरे धीरे बड़े धर्मयुद्ध की तरफ चल रहा है, क्रूसेड की तरफ चल रही बात। 700 साल के बाद 1493 में आते आते 700 साल से 1493 तक, इन तकरीबन 800 सालों तक, तकरीबन 800 साल तक स्पेन के अंदर मुसलमानों का शासन रहा। और लास्ट में 1493 में आते आते इतने ऐशो इशरत के अंदर मुसलमान हो गए, वहाँ पर शराब और औरतबाजी के अंदर इतने लग गए 1493 आते आते, ठीक है। दो कहानियाँ चल रही हैं, मुसलमानों की कहानी और ईसाइयों की कहानी। इसका क्या इम्पैक्ट हमारे लिटरेचर पर पड़ेगा केवल इस वजह से है। 1493 स्पेन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ आते आते मुसलमानों के अंदर बहुत विकार हो गए और 1493 में वापस मुसलमानों पर फतह हुई ईसाइयों की। ये क्रूसेड आगे बढ़ा और ये क्रूसेड में ईसाइयों का इन्वेजन हुआ स्पेन पर। और स्पेन का मुसलमान राजा की हालत वही हुई जो पहले कभी ईसाइयों की हुई थी। स्पेन के मुसलमान ये कहते थे कि हम मरेंगे, आखिरी टाइम तक लड़ेंगे। ये राजा कहता है कि हम लड़ेंगे नहीं, अगर लड़े तो हम हार जाएंगे। अब ये 1493 में वहाँ के ईसाई राजा से कुछ शर्तें रखता है कि हम सरेंडर कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। एक तो हमारे लोगों को की तरह कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी धर्म के लोग को, किसी भी हमारे मुस्लिम धर्म के लोगों को आप ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करेंगे। हमारी मस्जिदों को आप चर्च में नहीं बदलेंगे, उनको तोड़ा नहीं जाएगा।
ये सब मान लेता है, और जैसे ही वो सरेंडर करते हैं सारे मुसलमानों को मार दिया जाता है। जितने भी चर्च हैं, जितनी भी मस्जिदें थी, उन सबको किसी को चर्च बना दिया जाता है, किसी को शराब खाना बना दिया जाता है, किसी को क्लब वगैरह बना दिया जाता है। आज भी स्पेन के अंदर ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो जिनका बहुत हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा चर्च बन चुका है। स्पेन के अंदर एक हाजिया सोफिया करके मस्जिद है, अभी कई 2-4-6 महीने पहले उस पर काफ़ी वो चल रहा था। तो उसमें एक कोना है सिर्फ जो मस्जिद के जैसा दिखता है, बाकी सब तरफ ईसाइयत नज़र आती है। बाकी सब उस पूरी जगह को मतलब आज भी बचा के रखा है। जैसे अपने देश के अंदर मस्जिद थी, मंदिर टूटा, मंदिर बना, कभी मंदिर टूटा, मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी, मंदिर बना, ऐसे चल रहा है। कुछ निशानियाँ फिर भी दिख जाती हैं। मान लो अब से 100-200 साल या 1000 साल या 5000 साल के बाद फिर से मान लो अगर कोई आक्रमण हो, कोई मुस्लिम शासक हो, फिर से अगर वो सब दोहराए, तो जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं वो खुदाई के दौरान ये जान लेंगे कि यहाँ पहले क्या था और अब क्या है। मिक्सअप हो जाती है। जो पावर में होता है वो अपने हिसाब से सारे काम करता है। बेसिकली ये क्रूसेड और जिहाद के बीच का लिंक था। अब स्पेन के अंदर जैसे ही मुस्लिम स्थापित हुए वैसे ही वो यूरोप के तरफ बढ़ने लगे। मतलब यूरोप, मतलब ईस्ट और वेस्ट अब आपस में भिड़ने लगे। क्लर्जीमैन को इधर, अभी तक ईसाई धर्म की शिक्षा केवल क्लर्जीमैन देते थे, केवल पादरी देते थे। और पादरी लोगों को अब ऐसा लगा यहाँ पर बहुत बड़ा कत्लेआम पादरियों के साथ हुआ, क्योंकि क्रूसेड के अंदर बहुत सारे राजा, बहुत सारे सैनिक जब आपस में लड़े तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नरसंहार बहुत बड़े लेवल पे हुआ होगा। तो जो पढ़े लिखे लोग थे इधर कम पड़ गए। अब चर्च को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब हमें अपनी टीचिंग्स कॉमन लोगों को देनी चाहिए। बाइबल की शिक्षाएं कॉमन लोगों के पहुंच में आनी चाहिए। इस एंग्लो फ्रेंच पीरियड में छोटे छोटे स्कूल खुले, छोटे छोटे स्कूल। कोई अपने क्षेत्र का जो क्षेत्रीय भाषा जो डायलेक्ट बोली जाती थी कोई उसको पढ़ाता था, कोई लैटिन को पढ़ाता था, कोई इंग्लिश को पढ़ाता था। अलग अलग टाइप के, जैसे अपने यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल है उसका अलग स्टैंडर्ड है, मॉन्टेसरी स्कूल है उसका अलग स्टैंडर्ड है, जो कॉन्वेंट के स्कूल हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी अलग अलग स्टैंडर्ड के, कुछ केवल नाम के इंग्लिश मीडियम है, कुछ बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम है। अगर हम इनकी बात करें थोड़ा और आगे बढ़ें तो नवोदय विद्यालय, इनका अपना अलग स्टैंडर्ड है। तो ये सारे के सारे बहुत सारे स्टैंडर्ड स्कूलों के बन गए। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन पैदा हो गया। कोई FUTURE को फ्यूचर कह रहा है, कोई FUTURE को फटूरे कह रहा है। सारा गड़बड़ हो गया क्योंकि पढ़ाने वाले कम थे, थोड़े से पढ़े और फिर उनको जिम्मेदारी दी गई पढ़ाने की, तो जितना वो पढ़े उतने तो पढ़ा सकते हैं। तो जैसी हालत हम महसूस कर सकते हैं अपने देश के अंदर है इस वक्त, ऐसी हालत कभी रही होगी शिक्षा की एंग्लो फ्रेंच पीरियड के अंदर इंग्लैंड में, है ना। तो अब राजाओं ने कहा कि भाई एक पार्टिकुलर मॉडल बन जाना चाहिए, स्कूल अब ऐसे बनने चाहिए। एक मॉडल बनाए गए स्कूलों के, मॉडल अभी अपने यहाँ भी मॉडल स्कूल बनाए गए थे, बने, सब हुआ, लेकिन फिर वो ताला लग गया उसमें। ऐसे मॉडल स्कूल की ज़रूरत नहीं थी। राजा ने कहा कि एक स्कूल बनाया गया विनचेस्टर कॉलेज के नाम से। ये स्कूल था, ये पहला पब्लिक स्कूल था, जिसको एक मॉडल के रूप में बनाया गया। एक कि भाई इस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, इस तरह की टीचिंग होनी चाहिए, इस तरह का सिलेबस होना चाहिए, ये चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। विनचेस्टर स्कूल, विनचेस्टर कॉलेज पूरा नाम था। ये पहला स्कूल था, नाम कॉलेज था ये स्कूल, और इसको बनाया गया था 1373 में। 1373 यानी उससे पहले जो छोटे छोटे स्कूल थे वो सब चल रहे थे,
उसके बाद भी, उससे पहले हमारी 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। फिर जब एक मॉडल बनाया गया, मतलब ये तो पब्लिक स्कूल ऐसे होने चाहिए, सरकारी प्राइवेट जो चल रहे थे, पब्लिक को पढ़ाने वाले स्कूल का मॉडल ये बनाया गया विंचेस्टर कॉलेज के नाम से, ठीक। अब इसके अंदर भी पढ़ाई लिखाई का पैमाना क्या होना चाहिए? कोई इंग्लिश पढ़ा रहा था इसमें, कोई फ्रेंच पढ़ा रहा था इसमें, कोई लैटिन पढ़ा रहा था इसमें, ठीक। ग्रीक और लैटिन का कोई भी बहुत बढ़िया स्तर अभी भी इन स्कूलों में नहीं था। अब इस वक्त एक और स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट होता है, सेंट पॉल स्कूल। सेंट पॉल स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाया गया, खास तौर पे लैटिन और ग्रीक पढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना भी लिटरेचर था, रिलीजियस लिटरेचर जितना भी था, वो सारा लैटिन ग्रीक में ही था। जितने गॉस्पेल्स लिखे गए थे, जितने भी बाइबल की ट्रांसलेशंस थी या बाइबल थी, सब अभी तक लैटिन और ग्रीक में थी। इनकी अपनी रोम की और यूनान की बड़ी सभ्यताएं हुई हैं। अभी जो भी कुछ लिटरेचर था वो सारा इन्हीं 2 भाषाओं में था। अब इन 2 भाषाओं को पब्लिक को सीखना भी था। क्लियर? इसके बाद हमारी इसके साथ साथ अब हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो हायर एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड, पहले हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि गिल्ड्स, GUILDS, गिल्ड ऐसे लोगों को कहते हैं द पीपल ऑफ द सेम प्रोफेशन, एक जैसी ही प्रोफेशन के लोग, यानी कुछ पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हुए जो इन स्कूलों में टीचिंग करते थे, या इन स्कूलों को जिन लोगों ने खोल रखा था, जो लोग ये चाहते थे कि शिक्षा आगे जाए, तो एक ही विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए। उन एक ही विचारधारा के लोगों को गिल्ड्स कहा जाता है, गिल्ड्स। तो गिल्ड्स इकट्ठे हुए, इन्होंने एक प्लानिंग की कि छोटे छोटे स्कूलों से अभी काम नहीं चलने वाला, अब हायर एजुकेशन की हम बात करेंगे, एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हम करते हैं। और इन लोगों ने खाका तैयार किया यूनिवर्सिटी का, इनका साथ दिया यूनिवर्सिटास ने। यूनिवर्सिटास में 2 लोग थे, स्टूडेंट थे, उस ज़माने के स्टूडेंट्स थे प्लस टीचर्स थे। स्टूडेंट्स और टीचर्स का ग्रुप मिला जिनको यूनिवर्सिटास कहा गया। तो यूनिवर्सिटास प्लस गिल्ड्स, इन लोगों ने इकट्ठे होकर के मिल करके एक नई संस्था का एस्टेब्लिशमेंट किया 1096 में। ये अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर चेंज हुई। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1209 में। 1209 के बाद होता क्या है, 1230 में किंग हेनरी द थर्ड इंग्लैंड के क्राउन राजा बनते हैं, और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो पहले 1209 में जो एस्टेब्लिश हो चुकी थी, अभी उसको, जैसे आज के दौर में हम कहते हैं एफिलिएशन नहीं था, मान्यता नहीं थी, राजा ने रॉयल चार्टर में शामिल किया। राजा ने अपने अधिकार पत्र में इसको शामिल किया, यानी इसको भी एक संपूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो ये हमारा डेवलपमेंट था शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलिंग के क्षेत्र में, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किस एज में एस्टेब्लिश हुई थी? तो ये था हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है। अच्छा, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ लंदन शहर में, दोनों यूनिवर्सिटीज़ कहाँ थी? लंदन शहर में। अब लंदन धीरे धीरे हब हो रहा था एजुकेशन का हब। जैसे हम लोग इलाहाबाद जाते हैं कि सिविल की तैयारी करनी है, इलाहाबाद चले जाओ, या दिल्ली मुखर्जी नगर चले जाओ, SSC की तैयारी करनी है, मुखर्जी नगर चले जाओ। तो ये हब है, दूर दराज से लोग आते थे और वहाँ पर जा कर के अध्ययन करते थे। तो पढ़ाई लिखाई का माहौल लंदन शहर में मिला,
लंदन में ही पढ़े लिखे लोग मिले, लंदन में ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ थी, लंदन में ही वो सारे थिंकर आपस में मिल जाते हैं और लंदन एक एजुकेशन हब बन जाता है। इस दौरान जो लिटरेचर लिखा गया वो लिटरेचर मिडल इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। मिडल इंग्लिश मीन्स ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच, जो इंग्लिश पहले बोली जाती थी इंग्लैंड के अंदर, ओल्ड इंग्लिश प्लस उसके अंदर फ्रेंच इंग्लिश, फ्रेंच मिली और इंग्लिश और फ्रेंच मिल करके एक नई इंग्लिश बनी जिसको कहा गया मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश। अब इसके बाद हम इसके थोड़े से लिटरेचर की बात करेंगे। इस एज में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और उसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था, ये एक ऐसी इवेंट थी आज तक के इतिहास के अंदर कि इसने जो फ्रीडम है, लिबर्टी, फ्रीडम, जो दबी हुई कौम है, शासित जिनको कर रहा है, अपने पैरों तले रोंद रहा है उनके अधिकारों को, उन अधिकारों के खिलाफ लड़ने के लिए एक ताकत दी थी मैग्ना कार्टा ने। इंग्लैंड के अंदर उस वक्त किंग जॉन शासन करते थे, बेहद निरंकुश शासक थे, सिर्फ अपनी मौज मस्ती में रहते थे, बिल्कुल भी ध्यान अपनी प्रजा पर नहीं था, भूखमरी फैली हुई थी, निरंकुशता चरम पर थी, यहूदियों पर बुरा अत्याचार हो रहा था, पूरी शाख, ईसाइयत की पूरी शाख धूमिल होती जा रही थी। ये 1215 की बात है। इस ज़माने में मुस्लिम शासक अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए थे, मतलब ईस्ट से इस्लाम धर्म बहुत तेज़ी के साथ वेस्ट की तरफ जा रहा था। अब यहाँ के पोप के जो साथी क्लर्जीमैन थे, पादरी थे, रोमन कैथोलिक चर्च अभी तक चल रहा है, इन रोम का ही पोप हेड होता था। अब इनको ये चिंता हुई कि इस तरह के राजा अगर शासन करेंगे तो मुसलमान हम पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के जितने भी अभी तक राजा थे वो शासन बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। वो जितने भी मुस्लिम धर्म की प्रिंसिपल्स थे उन सारों को दिमाग में रखते हुए किसी को भी अत्याचार करने का मौका नहीं दे रहे थे। जो विडोज थी, विधवा जंग में हो जाया करती थी, उनके घरों में मुस्लिम राजा होते हुए भी उनके घर के जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके घर में खुद ले जाया करते थे, पानी तक भर करके वो लोग उनके घर पर पहुंचाते थे। कोई बूढ़ा बच्चा किसी भी तरह की कोई परेशानी में महसूस, मतलब उस वक्त उन शासकों के अंदर में महसूस नहीं वो कर रहे थे। दूसरी तरफ ईसाइयों के जितने भी राजा थे वो ज़्यादातर अपने ताकत के नशे में चूर थे और अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब एक शासित वर्ग ज़्यादा परेशान हो जाता है उसी धर्म का, तो कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति अगर उसको थोड़ा सहारा देता है तो उसे लगने लगता है कि संभवतः ये पुराना जो धर्म है मेरा वो बेकार है और जो नए धर्म के जो लोग हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। भारत के अंदर भी ऐसा ही हुआ। हिंदुस्तान के अंदर जब समाज के दबे कुचले वर्गों पर अत्याचार किया गया, एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के जो नीचे तबके के लोग थे उनको ऐसा सोतेला व्यवहार कर रहे थे कि उनके साथ खाना पीना तो दूर, उनके पास बैठना भी उनको गवारा नहीं था।
तो ऐसे तबके के लोग, जब यहाँ पर ईसाइयों का आगमन हुआ, मुसलमानों का आगमन हुआ, तो इन लोगों ने सोचा कि मुसलमानों में भी और ईसाइयों में भी बराबरी है, चाहे अगर राजा है या वो कोई गरीब है, वो एक ही चर्च में जा करके एक ही भगवान के सामने एक ही कारपेट पे खड़ा होकर के वो पूजा करता है। मुसलमानों में भी चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, भिखारी हो, एक ही लाइन में खड़ा होकर के वो नमाज़ पढ़ता है। तो इन लोगों ने जब देखा कि हमारे धर्म से बेहतर ये धर्म है, तो वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे कन्वर्जन हुआ, क्रिश्चियनिटी में भी और मुसलमानों के लिए भी। पोप को ये चिंता हुई कि इस तरह के रवैये अगर चलते रहे राजा के, तो एक दिन आएगा ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी संसार में। तो 200 बैरन लॉर्ड्स, उस समय के एलीट फैमिली के लोग, सामंत जो थे, 200 सामंत कुछ खास पादरियों के साथ, हालांकि किंग की इस हालत के लिए खुद पादरी जिम्मेदार थे, क्योंकि पादरियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था राजा के कामों में, और पादरी चूँकि ताकतवर थे तो उनके अंदर भी बहुत सारी गंदी बातें, गलत बातें आ गई थी, जिस वजह से राजा भी और वो भी एक जैसे ही काम कर रहे थे। लेकिन ये 200 बैरन प्लस जो प्यूरिटन सोच के लोग थे, जो धार्मिक सोच के लोग थे, जो वास्तविक ईसाई धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे, 200 लोग जब ये राजा के पास गए तो उन्होंने इनसे कहा कि या तो आप अपने रवैये को सुधार लीजिए, प्रजा पर ध्यान दे लीजिए, अन्यथा हम आपके खिलाफ बगावत कर देंगे, आपको हटा देंगे। 200 लोग बहुत होते हैं, ये राजा को अकल आती है, और इन 200 लोगों के दिमाग में जब ये बात आ जाती है तो राजा को ये राजा को लगता है कि ये रिवोल्ट कर देंगे मेरे खिलाफ। राजा ने अब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उस डॉक्यूमेंट को, उस लिखित पत्र को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया 1215 में। ठीक है, इस मैग्ना कार्टा में शासित वर्ग के लोगों को अधिकार था एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीने का। जब मैग्ना कार्टा पर राजा के दस्तखत हो जाते हैं तो राजा अब बंध गया इस मैग्ना कार्टा के प्रति। ये दुनिया की और दूसरी क्रांतियों को जन्म देता है मैग्ना कार्टा, क्योंकि जितनी भी एक तरह से राइट फॉर लिबर्टी, जो अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को होता है, एक तरह से ये मिला बाकी दुनिया के लोगों को। अभी और भी चीज़ें 64 की एज तक आते आते बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ आएंगी समाज के अंदर, शासक और शासित लोगों के बीच में। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी को। कुल मिला के 200 बैरन गए किंग जॉन के पास, 1215 में रिजल्ट निकला, मैग्ना कार्टा पर दस्तखत हुए, और मैग्ना कार्टा से समाज के दबे कुचले लोगों को एक अधिकार मिला सम्मान के साथ जीने का। ये इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री के लिहाज से भी। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि मैग्ना कार्टा, व्हेन वर मैग्ना कार्टा टुक प्लेस, व्हाट वाज द ईयर ऑफ द मैग्ना कार्टा, या हु वाज द किंग एट द टाइम, किंग जॉन। ये सब कुछ किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस एज के अंदर एंग्लो नॉर्मन पीरियड चल रहा ना, इस एज के अंदर जो लिटरेचर के अंदर चेंज आया, जो लोगों की सोच में चेंज आया, अब यहाँ पर 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार की सोच वाले लोग इंग्लैंड के अंदर रह रहे थे, क्योंकि अब 3 भाषाएं काफ़ी हद तक अपना अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो अगर हम पूरे इंग्लैंड के लोगों की बात करें तो पूरे इंग्लैंड के लोगों को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे, 3 सोच में बांट देंगे। और पहली सोच थी मैटर ऑफ फ्रांस, यानी इंग्लैंड के लोग 3 आइडियोलॉजीज़ में चेंज हो गए।
3 विचारधाराओं में बदल गए। एक विचारधारा के लोग चाहते थे कि फ्रांस शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज शुड बी द डोमिनेंट लैंग्वेज। ऐसी सोच कुछ लोगों की थी। और कुछ साइकोफेंट टाइप के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि हम फ्रेंच में लिटरेचर लिखें जिससे कि हमें फ्रांसीसी राजा का फेवर प्राप्त हो और हम उसके सॉफ्ट कॉर्नर में जाएं। इस ज़माने के जो लिटरेचर लिखा गया वो बेसिकली 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक फ्रेंच मैटर, यानी ये वो लिटरेचर था जो फ्रांस के राजा शार्ले मैग्ने, फ्रांस का बड़ा राजा हुआ है शार्ले मैग्ने को ध्यान में रखते हुए, शार्ले मैग्ने के कारनामों को ध्यान में रखते हुए उसकी तारीफ में लिटरेचर लिखा गया। फ्रेंच मैटर ऑफ फ्रांस का मतलब है फ्रेंच लिटरेचर लिखा गया। और इस फ्रेंच लिटरेचर का जो मेन उद्देश्य था वो था टू यूलोगाइज द डीड्स ऑफ चार्ल्स मैग्ने, शार्ले मैग्ने, सही प्रोनाउंसिएशन इसका, शार्ले मैग्ने के डीड्स को यूलोगाइज करना, यूलोगाइज गुणगान करना। ठीक है। दूसरे टाइप के लोग यहाँ पर रहे मैटर ऑफ रोम। इसमें रोम का मैटर चला, यानी जो रोमन्स आए थे अच्छी खासी छाप उन्होंने छोड़ी थी, लैटिन लैंग्वेज को प्रमोट किया था। तो यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि रोमन लैंग्वेज ही अपने आप में एक ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी, प्रेस्टिजियस लोगों की भाषा थी, एलीट पीपल जो समाज के ऊंचे तबके के लोग हैं वो बोलते थे। तो उनकी विचारधारा के लोग भी इंग्लैंड के अंदर थे और ये लोग ये चाहते थे कि इनका जो मेन उद्देश्य हो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के महानतम कारनामों के बारे में लिखा जाए। अगर हम इस ज़माने के मेन लिटरेचर की बात करें तो इस ज़माने के मेन लिटरेचर में आते हैं रोमांस लिखे गए। रोमांस जैसे एक लड़के का लड़की के प्रेम के लिए होता है रोमांस, या लड़की का लड़के के लिए होता है। ये वो प्रेम नहीं था, बल्कि ये एक नाइट का, एक देशभक्त का अपने देश के प्रति था। जिस तरह जोश और जिंदा दिली के साथ एक लड़का एक लड़की के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है, बिल्कुल वो वाला लव, वही लव यहाँ पर पैट्रियोटिक भाव में था, अपने देश के लिए था, अपनी ज़मीन के लिए था। तो इस ज़माने में जो भी मेन लिटरेचर लिखा गया वो रोमांस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ख़ास तौर पे नाइट्स का, योद्धाओं का, शूरवीर योद्धाओं की गाथाएं इसमें लिखी गई। आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा साइकिल या तीसरा मैटर, तीसरा जो मामला था जिन सोच पर इस ज़माने का लिटरेचर बेस था वो था मैटर ऑफ ब्रिटेन। अब यहाँ के लोग जो एंगल्स थे, अब वो ये नहीं चाहते थे कि लैटिन या फ्रेंच जो दूसरी भाषाएं जो बाहर से आई हुई भाषाएं हैं हम लोग उनको रिवाइव करें, बल्कि कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने ब्रिटेन के इतिहास को दिमाग में रखते हुए लिटरेचर लिखा। तो 3 तरह की सोच के लोग थे। एक वे लोग जो चाहते थे कि फ्रांसीसी लैंग्वेज को आगे बढ़ाया जाए, फ्रेंच लिटरेचर को आगे बढ़ाया जाए, और इसमें इस क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। उनका जो राइटिंग का मेन हीरो या मकसद हुआ करता था वो था हमारा शार्ले मैग्ने, ठीक है, वहाँ का राजा। मैटर ऑफ रोम की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को वो प्रेफरेंस देते थे कि उसी के इर्द गिर्द सारा लिटरेचर लिखा जाना चाहिए। मैटर ऑफ ब्रिटेन की बात करें तो हम बात करेंगे कि ये लोग वो थे जो इंग्लैंड को आगे रखना चाहते थे, जो ब्रिटेन के पुराने इतिहास को आगे रखना चाहते थे, और इसमें भी बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा गया। इन तीनों टाइप के विचारधारा के जब लोग आपस में लिटरेचर उन्होंने लिखा, तो इस दौरान इंग्लैंड के अंदर जब मिडिल इंग्लिश की इन सब के मतलब जब इन लोगों ने अपनी मेहनत की, तो उसमें एक प्रकार से जो जीत हासिल होती है वो लैटिन प्लस ओल्ड इंग्लिश को मिला के जो मिली थी, एक भाषा बनी थी मिडिल इंग्लिश, उसकी जीत होती है। और उस इंग्लिश के बाद इंग्लैंड के अंदर जितना भी लिटरेचर लिखा गया
वो लगभग उसमें 4-5 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, 4-5 चीज़ें नई उसके अंदर जुड़ जाती हैं। यानी मिडिल इंग्लिश के अंदर ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच जब मिल जाती है तो मिडिल इंग्लिश बनती है। और उस मिडिल इंग्लिश के अंदर जो नई चीज़ें मिली वो ये हुआ, सबसे पहला काम हुआ कि इंग्लिश को फोनीम मिल गए। फोनीम, साउंड ऑफ लेटर, किसी भी लेटर की साउंड, ए को अ बोला गया या ए बोला गया, बी को ब बोला गया या बी बोला गया, या सी का की आवाज़ निकाला या सा की आवाज़ निकाला है, यानी फोनीम, साउंड ऑफ लेटर्स, साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट, साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट मिली और एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर। दूसरा सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक इस एज की थी सिंटैक्स। अभी तक सब्जेक्ट कहीं, वर्ब कहीं, ऑब्जेक्ट कहीं, पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट, ऐसे चल रहा था, कुछ भी एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं थी सेंटेंस की। इस एज के अंदर सिंटैक्ट, जो सिंटैक्टिकल चीज़ होती है लैंग्वेज की, कि वर्ड का अरेंजमेंट, लेटर का अरेंजमेंट, सेंटेंस का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में इस एज में देखने को मिला, यानी सिंटैक्स मिला। उसके बाद तीसरा है स्पेलिंग्स को। अभी तक स्पेलिंग्स का कोई कुछ लिखता था, कोई कुछ लिखता था, स्पेलिंग्स का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ कि किसी भी चीज़ की स्पेलिंग को हम सब ये लिखेंगे और बाकी सब यही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ की स्पेलिंग वेसेक्स में कुछ लिखी जा रही हो और एसेक्स में कुछ लिखी जा रही हो, वारविकशायर में कुछ और लिखी जा रही हो, नॉर्थम्बरिया में कुछ और लिखी जा रही हो। इन लोगों ने क्या, चूँकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और इसके जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जो एजुकेशन के फील्ड में स्कूल्स खुल चुके थे, बहुत बड़ा काम हो चुका था, तो अब सब लोगों ने इकट्ठा हो करके स्पेलिंग्स को एक स्टैंडर्ड रूप दिया। ठीक, ये बहुत बड़ा काम था। उसके बाद इसमें ख़ास बात ये हुई कि जो लंदन शहर में 2 यूनिवर्सिटी फॉर्म हो चुकी थी। लंदन के अंदर जो बोला जाने वाला डायलेक्ट था, जो भाषा लंदन में बोली जाती थी, वो भाषा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बना मिडिल इंग्लिश का। यानी मिडिल इंग्लिश का जो रूप बना, मिडिल इंग्लिश का जो बेस बना, वो लंदन डायलेक्ट बना। अब इस डायलेक्ट को आगे चल के एक बहुत बड़ी अपने आप में लैंग्वेज बनेगी। अच्छा, जब इंग्लैंड के अंदर मैटर ऑफ फ्रांस चल रहा था और मैटर ऑफ ब्रिटेन रोम चल रहा था, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का भी इन्वेंशन हुआ जो आगे चल के बहुत बड़ा जैनर, बहुत बड़ा टाइप ऑफ पोइट्री या टाइप ऑफ वर्क बन गया। और उसमें सबसे बड़ा नाम था मैक्रोनिक वर्स का। मैक्रोनिक वर्स, मैक्रोनिक वर्स ये क्या होती है? मैक्रोनिक वर्स, मैक्रोनिक पोएम बेसिकली एक पोएम होती है जिसके अंदर जो क्षेत्रीय भाषा है, जो जिस जगह के रहने वाले लोग हैं, उस जगह की भाषा के अंदर कोई विदेशी भाषा मिल जाए। यानी इसको बाइलिंगुअल हम कह सकते हैं, 2 भाषाएं। मान लीजिए हम हिंदी और इंग्लिश को मिला करके कोई एक पोएम बना दें। हिंदी के अंदर भी हम इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वर्ड्स बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश के वर्ड जो मिक्सअप जो हम करते हैं, तो वो लैंग्वेज का मैक्रोनाइजेशन हो जाता है, यानी मिक्सअप हो जाता है, एक खिचड़ी टाइप बन जाती है। और मैक्रोनाइक वर्स लिखी गई। और दूसरा था इसमें जो बहुत बड़ा नाम आता फैबल्यू का। फैबल्यू से बना फेबल। फेबल एक पर्टिकुलर एक स्टोरी होती है जिसके अंदर एक तरह से बीस्ट स्टोरी होती है। फेबल पशु पक्षियों की कहानी है और उसके अंदर इंसान की कोई एंट्री नहीं होती है। पशु पक्षियों के ज़रिए ही कोई मॉरल
कोई नैतिक शिक्षा दी जाती है। फेबल आगे हम पढ़ेंगे इसको, फेबल को। तो इसमें फैबल्यू बना। फैबल्यू फ्रेंच ओरिजिन है, क्वेश्चन आ जाता है फैबल्यू की उत्पत्ति कैसी, फ्रेंच ओरिजिन है।